हेलो बच्चों, वेलकम टू द प्रॉपर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई करते होंगे। और इस चैनल के माध्यम से आप लोग को हाई स्कूल और इंटर की तैयारी करवाई जा रही है, अंशाल पेपर करवाया जा रहा है। और बच्चों, अंशाल पेपर से ही सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आप लोग अंशाल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें और अपने दोस्तों में साझा करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है बच्चा, तो आज हम लोग क्लास 10 साइंस 2022 का सेट दूसरे लेकर आए हैं और हम लोग इसको आज करेंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले जाओ वीडियो देखते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पहले सब्सक्राइब करके उसके बाद आओ। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई, देखो और उसमें सुधार करो। क्या कमी रह गई, देखो और उसमें सुधार करो। कुछ किए बिना किसी की जय जयकार नहीं होती। और कोशिश करने वालों के दोस्तों कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों के दोस्तों कभी हार नहीं होती। तो इसी उमंग और उत्साह के साथ आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया सेशन। तो बिना देरी किए हुए, सीधी बात, नो बकवास, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है? फर्स्ट का है बच्चा लोग बोल रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो चलिए, हमें दिया गया है उत्तल दर्पण में f बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर। f बराबर 20 सेंटीमीटर दूरी है और वस्तु की दूरी कितना है? 20 है। हमसे बोला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, v कहाँ बनेगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी क्या होता है? u माइनस होता है। हम लोग लगा देंगे दर्पण फार्मूला 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u लगा देंगे। ठीक है बच्चा, तो यहाँ से क्या आएगा? 1/20 बराबर 1/v और प्लस में 1/-20। अब ये वाला इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का इधर प्लस आएगा, 1/20 प्लस 1/20 बराबर 1/b। तो ये हो गया 2/20 बराबर 1/b। 2 से काट दे, 2 दाम में 10। b का मान कितना आ गया बच्चा लोग? 10 आ गया। b का मान 10 आ गया। अब 10 धनात्मक आ गया, इसका मतलब क्या है? दर्पण के पीछे। तो 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे बनेगा। अगर ऋणात्मक आता तो दर्पण के बाहर। तो पहला हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन क्या है? दूसरा बोल रहा है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। तो ये बच्चा लोग सबसे अधिक जो विचलन होता है ये हमारा होता है बैगनी रंग के लिए। सबसे ज्यादा किसका होता है? बैगनी रंग के लिए। ये आपका राइट आंसर होगा। ग नंबर है। बोल रहा है कि जो विद्युत यंत्र में रूपांतरण होता है, विद्युत यंत्र अथवा डायनामो में रूपांतरण होता है, तो ये आपका सीधे यांत्रिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में ये आपका राइट आंसर है। घ नंबर बोला बच्चा कि हमारे पास 220 वोल्ट और 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध बताओ। तो 220 का मतलब क्या है? V बराबर दिया है 220 वोल्ट दिया। 100 वाट का मतलब क्या है? P शक्ति दिया गया है 100 वाट। हमसे बोला गया कि प्रतिरोध बताना R बराबर। तो R बराबर फार्मूला क्या होता है बच्चा लोग? V स्क्वायर अपॉन P। तो यहाँ से क्या आएगा? V की वैल्यू 220 गुणे 220 बटे P का मतलब कितना? 100। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। 22 गुणे 22 कितना होगा? 484 ओम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 484 ओम हो जाएगा बच्चा। अगला हमारे पास क्या है? अगला हमारे पास है कि दूसरे का क्वेश्चन नंबर दूसरे के में बोल रहा है कि अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोग का वर्णन कीजिए। तो अवतल दर्पण का दो उपयोग क्या है? एक हमारे पास होता है कि जो ब्यूटी पार्लर या सैलून में शीशा होता है, दर्पण होता है, वो किसका होता है? अवतल का होता है। तो यहाँ पर पहला हम लोग क्या लिख लेंगे? पहला उपयोग हम लोग लिख लेंगे कि सैलून में
सैलून, सैलून या चाहो तो आप ब्यूटी पार्लर लिख लो। ब्यूटी पार्लर में या सैलून में चेहरे देखने के लिए शीशा जो होता है वो किसका होता है, अवतल दर्पण का होता है। दूसरा हम लोग क्या लिख दें, दूसरा हम लोग लिख दें टेबल लैंप, टेबल लैंप, टेबल लैंप में। तो दो उपयोग इसका क्या हो गया, एक हो गया सैलून में, दूसरा क्या हो गया, टेबल लैंप में हो गया। तीसरा हमसे पूछ रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है, चलो दीर्घ दृष्टि दोष दूसरे का खा है। तो दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है कि इस दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती है, परंतु इस दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं, जबकि निकट की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या बोलेंगे, दूर दृष्टि दोष। तो यहां पर क्या लिख दें, यहां पर लिख दें दूर की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट स्पष्ट नहीं दिखाई देती, नहीं दिखाई देती, नहीं दिखाई देती, परंतु 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 पास की वस्तुएं, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं बच्चा। ठीक है, तो दीर्घ में क्या लिखेंगे कि दूर की वस्तुएं में स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, जबकि पास की वस्तुएं में स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलेंगे, दूर दृष्टि दोष, या इसी को बोलते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। अब इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस लगाते हैं। निवारण के लिए क्या लगाएंगे, उत्तल लेंस। तो निवारण के लिए किसका यूज करेंगे, उत्तल लेंस। हमने आपको बताया था दूर से आ रहा उर, इसका मतलब क्या हो गया, उत्तल लेंस लगेगा। ठीक है बच्चा लोग, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब बनने की क्रिया का किरण आरेख खींचिए। तो ठीक है, हम लोग खींचते हैं किरण आरेख। ये हमारे पास आएगा किरण आरेख। किसका किरण आरेख, हमसे बोल रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब का। तो क्वेश्चन नंबर ग है, तो आवर्धित किरण आरेख हम लोग खींचेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब हमें मिलेगा, तो बच्चा आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें लेंस में वस्तु को कहाँ रखना होता है। पहले हम लोग क्या कर लें, एक उत्तल लेंस बना लें। ये हमारा प्रकाशिक केंद्र O हो गया, यहाँ पर दूरी हो गई F1 और यहाँ पर कुछ हो गया 2F1। तो अगर हम लोग जो भी वस्तु को 2F1 और F1 के बीच में दूरी रखेंगे अगर वस्तु को, तो इसका जो भी प्रतिबिंब हमें मिलेगा वो कैसा रहेगा, आवर्धित प्रतिबिंब रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर F1 है तो यहाँ पर क्या आएगा, F2 आएगा, और इतनी दूरी पर क्या हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता क्या है कि एक किरण, प्रतिबिंब के लिए हमें दो किरण चाहिए। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। किससे होकर जा रही है, मुख्य फोकस से होकर जा रही है। ठीक है, दूसरे में क्या होगा, दूसरी जो प्रकाश की किरण है, दूसरी किरण जो है वो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से अपवर्तित होकर जाती है और अपवर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में लौट आएगी। जहां एक दूसरे को काटेंगे यहीं पर इनका क्या मिलेगा, प्रतिबिंब मिलेगा। तो ये प्रतिबिंब जो हमें मिल रहा है कैसा मिल रहा है, आवर्धित प्रतिबिंब मिल रहा है। ठीक है, तो आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें वस्तु को कहाँ रखना होगा, 2F1 व F1 के बीच में, 2F1 व F1 के बीच में रखना होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, किरण आरेख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का इसमें बोल रहा बच्चा लोग कि 2 ओम 3 ओम 4 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं। R1 बराबर मान लेते हैं 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर क्या है, 4 ओम। अब बोला जा रहा है कि इनको समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। इस संयोजन में इस संयोजन को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जा रहा है। तो V बराबर कितना है, 24 वोल्ट। तो बोल रहा है कि बैटरी से संयोजन में प्रवाहित धारा का मान, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, इसका हम लोग क्या ज्ञात कर ले, हम लोग इसका ज्ञात कर ले तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ R1, R2, R3 का तुल्य प्रतिरोध। तो बच्चा लोग तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, समांतर क्रम में 1/R बराबर 1/R
R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम वगैरह लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 1/R इज इक्वल टू, लासा आपका आएगा 4 3 12, लासा कितना आएगा 12, तो 2 छंगे 12, 3 चौके 12 और प्लस में 4 3 12, तो ये कितना हो गया 6 4 10 3 13, कितना हो गया 6 4 10 3 13/12। तो आर का मान क्या हो जाएगा, पलट जाएगा 12/13 ओम, ये आर आ गया। वी हमें कितना दिया है 24, तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है बच्चे लोग, V/R होता है, V/R होता है। अब यहाँ से देखो B का मान कितना है 24 है, R का मान कितना है 12/13 है, तो 12 एकम 12 12 दूनी 24, 12 एकम 12 12 दूनी 24 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से 13 कहाँ जाएगा, ये हमारा 2/1/13, अब 13 ऊपर जाएगा मतलब 2 × 13 बराबर 26 एम्पियर की धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी, 26 एम्पियर की धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरे का अथवा करके, तीसरे का अथवा करके। बच्चा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे दोस्तों में शेयर करें और कमेंट लाइक, कुछ भी आपको अगर समस्या है उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आपको आंसर दिया जाएगा। और दोस्तों अभी इसका जो क्वेश्चन है, अगर आपके पास आंसर पेपर नहीं है अग्रवाल का, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भटकने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता आपको नहीं है। अभी इसका जो क्वेश्चन है इसको हम वीडियो के लिंक में या डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप PDF इसका आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरे का अथवा, तीसरे का अथवा, तीसरे का अथवा। तीसरे के अथवा क्या है बच्चा, इसमें बोल रहा है कि 4 ओम प्रतिरोधक, आर बराबर कितना दिया है 4 ओम। उसके बाद बोल रहा है कि प्रति सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब टी बराबर 1 सेकंड। उसके बाद बोल रहा है 100 जूल उष्मा उत्पन्न करता है, 100 जूल उष्मा का मतलब क्या हो गया, इसका ऊर्जा हो गया 100 जूल। उसके बाद बोल रहा है कि प्रतिरोधक के सिरों का विभवांतर V बराबर हमें ज्ञात करना है, V बराबर ज्ञात करना है। तो बेटा बच्चा लोग क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जो भी क्वेश्चन हमें करना है सबसे पहले हम लोग देख ले क्या क्या दिया गया है, ठीक, क्या क्या दिया गया है। उसके बाद जो भी इसके तुल्य के फार्मूले हैं उसको आप बगल में ऐसे लिख लो, अब देख लो कौन सा फार्मूला लगाएंगे तो क्या चीज हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से बच्चा लोग हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ से हम लोग लगा देते हैं फार्मूला, सबसे पहले हम लोग क्या लगा दें, W बराबर I² RT, क्योंकि W दिया गया है, R दिया गया, I दिया गया, T दिया गया। अगर I हमें मिल जाए तो ओम के नियम से I मिल जाए तो यहाँ से हम लोग R का मान दिया गया है, V बराबर IR लगा देंगे। सबसे पहले W बराबर I² RT, तो W का मान 100 है, I का मान ज्ञात करना है, R का मान 4 है, T का मान 1 है, 4 एकम 4, 4 से काट दिए 25 आ गया, तो 25 बराबर क्या आ गया I²। आई का मान कितना होगा, 25 का वर्गमूल 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर धारा आ गई। अब हम लोग क्या जानते हैं, आई बराबर V/R, तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है बच्चा लोग, आई बराबर V/R, V/R। तो B का मान कितना है, अच्छा B का मान ज्ञात करना है तो V बराबर क्या हो जाएगा I × R होगा। I का मान यहाँ से V बराबर I × R, तो V बराबर I का मान कितना आया है 5 आया है, R का मान कितना है 4 है, तो कितना हो जाएगा विभवांतर 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन हमारे पास है खा नंबर, इसी का क्या है खा नंबर, इसी का खा नंबर। तो खा नंबर में दिया गया है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है भैया, अगर हमारे पास कोई क्या है, एक हमारे पास परावर्तक तल है, कोई प्रकाश की किरण आएगी, ठीक, तो टकराने के बाद क्या होगा, दूसरे मार्ग में विचलित हो जाएगी, तो आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और हम क्या कर दें, इस तल पे एक लंब डाल दें जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभिलंब कहेंगे।
जिसे हम क्या कहेंगे, अविलंब कहेंगे, अविलंब कहेंगे। तो यहाँ से जो आपतित किरण और अविलंब के बीच में कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई। और जो अविलंब और परावर्तित के बीच में कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपतन कोण, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण, और आर से प्रदर्शित करते हैं। अब क्या होगा बच्चा, इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है बच्चा लोग, आपतन बिंदु क्या होता है, आपतन बिंदु का मतलब हो गया कि परावर्तक तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरती है या आपतित होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। तो यहाँ से हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम क्या है कि आई हमेशा आर के बराबर होता है, मतलब आपतन कोण सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण के। दूसरा क्या हो गया, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, ठीक है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। अब इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख दें, एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है, मतलब u बराबर हमें कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब अवतल दर्पण है और आभासी प्रतिबिंब कितना बन रहा है, 20 सेंटीमीटर। तो यहां से v बराबर 20 सेंटीमीटर, b बराबर 20 सेंटीमीटर। अब बच्चा लोग यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमसे बोल रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो आभासी बन रहा है। आभासी का मतलब क्या हो गया कि अवतल दर्पण में 6 कंडीशन है प्रतिबिंब बनने के, और जो लास्ट वाला कंडीशन है उसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है। आभासी का मतलब सीधा होता है, मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर होता है, मुख्य अक्ष के ऊपर होता है। जब वस्तु को हम लोग रखते हैं ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में, ये वो वाला कंडीशन है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को बोला गया 1/f बराबर फार्मूला 1/b प्लस में 1/u होता है बच्चा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या ज्ञात कर ले, यहाँ से हम लोग मान रखेंगे इसका, तो क्या आएगा 1/f बराबर 1/b, और इसके बाद हम लोग क्या रख सकते हैं, इसके बाद हम लोग रख देंगे दोस्तों यहाँ से हम लोग u क्या होता है, u का मान हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक। अब यहाँ b का मान हम लोग क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब हमारा ऊपर बन रहा, मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, तो हम लोग ऊपर की दूरी क्या लेंगे, ऋणात्मक लेते हैं, सॉरी धनात्मक लेते हैं। यहाँ से हमारे पास 1/b आ गया, यहाँ से माइनस प्लस में 1/u का मान क्या, -10 है बच्चा। अब क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, हवन करेंगे। अरे हवन नहीं करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ से बच्चा लोग क्या आएगा, 1/f बराबर, दोनों का लासा लेंगे, 20 आ गया, 10 20 इक्कम 20 1 हो गया, प्लस माइनस 10 दूना 20। तो यहाँ से क्या मिलेगा बच्चा, -1/20। f बराबर कितना आ गया, -20 आ गया, तो -20 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह क्या बताएगा, माइनस चिन्ह ये बताता है कि जो अवतल दर्पण होती है उसकी फोकस दूरी दर्पण के बाईं ओर होती है, तो यहाँ से हमने क्या बोला गया है, हमसे बोला गया हमें ज्ञात क्या करना है, क्या ज्ञात करना है बच्चा, हमें ज्ञात करना है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या होती है, r बराबर होता है 2f, तो 2 गुणे 20, r बराबर कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्वाहा। r बराबर क्या आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्वाहा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ होता है जो भी होता है उसे भी कर दो बच्चा, ठीक है। और पढ़ाई आप करते रहें, क्योंकि जीवन जो होता है संघर्ष से भरा होता है, और आपकी क्षमता को बढ़ाता है। संघर्ष क्या होता है, संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ाता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है, आपको एक कदम सफलता की ओर ले जाता है। कौन ले जाता है, संघर्ष लेकर जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अथवा, इसी का अथवा है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया
चित्र द्वारा समझाइए, आपतन कोण तथा विचलन कोण चित्र में दिखाइए। चलो दिखाते हैं। तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले बच्चा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये समझते हैं प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म क्या होता है? तो प्रिज्म कांच का बना एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है। प्रिज्म, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। प्रिज्म कांच का बना एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से क्या होता है? घिरा होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग मानना हमने ए बी सी क्या है? प्रिज्म है। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म 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 कांच से बना, कांच से बना, कांच से बना समांग, समांग का मतलब क्या हो गया? समान होता है। समांग पारदर्शी, समांग पारदर्शी माध्यम होता है। समांग पारदर्शी माध्यम होता है। माध्यम तो क्या हो गया? प्रिज्म कांच से बना समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए, जो किसी कोण, जो किसी कोण पर झुके हुए, कोण पर झुके हुए दो समतल, दो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, घिरा होता है। ठीक है बच्चा, क्या होता है? प्रिज्म कांच से बना समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। अब हम लोग क्या समझेंगे, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो सबसे पहले देखो, हमने माना कि ए बी सी एक प्रिज्म है जिसमें ए बी प्रिज्म का एक पृष्ठ है और जो ए है उसको मान लेते हैं प्रिज्म का अपवर्तक कोण है। क्या है? अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण। तो सबसे पहले देखो, अगर ये प्रिज्म है, प्रिज्म किसका होता है? कांच का होता है। प्रिज्म किसका होता है? कांच का होता है बच्चा। तो अगर ये कांच का है तो अच्छा, इसके बाहर क्या है? ये पूरा कांच का माध्यम है, इसके बाहर वायु है। क्या है? वायु है। बीच में क्या है? कांच है। फिर इधर क्या है? वायु है। तो अपवर्तन के केस में होता क्या है कि हम लोग विरल से सघन में जाते हैं, सघन से विरल में जाते हैं। तो जो प्रकाश की किरणें होती है एक बार अविलंब की ओर झुकती है, एक बार अविलंब से दूर जाती है। तो सबसे पहले जो वायु होता है वो कांच के सापेक्ष क्या होता है? वायु कांच के सापेक्ष विरल होता, सघन होता है। तो हम लोग अगर विरल से सघन में जाते हैं, विरल से सघन में जाते हैं तो प्रकाश की किरण क्या होती है? अविलंब की ओर झुक जाती है। और जब हम लोग सघन से विरल में जाते हैं तो प्रकाश की किरण क्या होती है? अविलंब से दूर चली जाती है। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि माना कोई प्रकाश की किरण पी क्यू है, माना कोई प्रकाश की किरण क्या है? पी क्यू है, जो प्रिज्म के पृष्ठ ए बी पर आपतित होती है। अब हमारे पास एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ में जा रहे हैं, मतलब विरल से सघन में जा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या खींचे? पहले एक अविलंब खींचते हैं। अविलंब क्या होता है भाई? अविलंब होता है किसी भी तल से डाला गया लंब, किसी भी तल से डाला गया लंब क्या कहलाता है? अविलंब कहलाता है। ऐसे डाल दिया हमने लंब, ठीक है, ये आ गया, ये हमारा क्यू है। तो क्या होगा? अभी हमने बताया कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। इसको जाना चाहिए सीधे ऐसे, जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये क्या होगा? अविलंब इधर है, इसकी तरफ झुक के बिंदु पी क्यू आर पर पहुंच जाती है, पी क्यू आर पर पहुंच जाती है। अब फिर से देखो, आर पे पहुंचने के बाद अब ये क्या है? कांच है, मतलब सघन से विरल में जा रहे हैं। ये वाला अब क्या हो गया? ये आपका सघन से विरल में जा रहे हैं, तो सघन से विरल में जाएंगे, फिर हम लोग क्या खींचेंगे? एक अविलंब खींचेंगे। अविलंब क्या होता? किसी भी तल, ये वाला तल है, इस पे एक लंब डाल दें, इस पे क्या डाल दिया जाए? एक लंब डाल दिया जाए, एक लंब डालेंगे, ऐसा आएगा, ठीक है। तो किसी भी तल पे डाला गया लंब क्या कहलाता है? अविलंब। अब क्या है? इसको जाना चाहिए सीधे, इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन अभी हमने बताया कि सघन से विरल में जाने पर अविलंब से दूर चली जाती है, तो ये क्या होगा? अविलंब से दूर चली जाएगी, और ये हो गया पी क्यू आर एस। अब बच्चा लोग यहाँ होता क्या है? जो पी क्यू है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आने वाली किरण, आने से तेरे क्या होती है? आपतित किरण। और ये निर्गत किरण, इसे क्या बोलेंगे? निर्गत किरण। निर्गत किरण का मतलब क्या हो गया?
निर्गत किरण का मतलब हो गया जाने वाली किरण, जा रही है तो जाने दो, आ रही है तो आने दो। अब यहां से क्या होगा बच्चा, हमें जो विचलन कोण प्राप्त होता है वो आपतित किरण और निर्गत किरण जहां एक दूसरे को काटेंगे वहां प्राप्त होता है। एक किरण इधर से आ रही, एक किरण उधर जा रही है, एक इधर से आ रही है, एक उधर से जा रही है। तो भाई आ रही जा रही आ रही जा रही, चक्कर समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, हम इनको पीछे ही बढ़ा लेते हैं। अगर पीछे बढ़ाएंगे तो देखो ये एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है और जहां पर काटेंगे यही हमारा क्या होता है विचलन कोण। और विचलन कोण को किससे लिखेंगे भाई, विचलन कोण को हम लोग लिखते हैं डेल्टा से। विचलन कोण को किससे लिखेंगे बच्चा, डेल्टा से लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसकी पूरी कहानी हमें लिखना है, इसकी पूरी कहानी लिखना है। अच्छा आपसे बोला है कि एक चीज और हमें शो करना है, एक चीज हमें और क्या शो करना है कि आपतन कोण दिखाना है। तो ये वाला अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बना कोण क्या है, आपतन कोण, और ये क्या है, विचलन कोण। ये हमारा हो गया विचलन कोण, विचलन कोण। ये हो गया आपतन कोण, ये आई क्या हो गया, आपतन कोण। तो बच्चा इसकी कहानी लिखनी, इसकी कहानी में आपको बता देते हैं, फिर से ध्यान से समझिए। आप इसको 2 बार लिखेंगे आपको एकदम समझ में आ जाएगा। माना ABC एक प्रिज्म है, माना ABC एक प्रिज्म है और A प्रिज्म का अपवर्तक कोण है। माना ABC एक प्रिज्म है जिसमें A प्रिज्म का अपवर्तक कोण है। फिर क्या लिखेंगे, माना एक प्रकाश की किरण PQ, एक प्रकाश की किरण PQ प्रिज्म के पृष्ठ AB पर आपतित होती है। एक प्रकाश की किरण PQ प्रिज्म के पृष्ठ AB पर आपतित होती है। अब आगे क्या लिखेंगे कि यह किरण विरल से सघन में जाने पर, विरल से सघन माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर होते हुए बिंदु R पर पहुंचती है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे कि बिंदु R से सघन माध्यम से विरल में जाने पर यह RS के रूप में, निर्गत किरण के रूप में प्राप्त होती है। उसके बाद लिखेंगे कि PQ तथा RS को पीछे बढ़ाने पर जहां एक दूसरे को काटती हैं वहां पर हमें विचलन कोण प्राप्त होता है, वहां पर हमें विचलन कोण प्राप्त होता है। तो इतना आपको लिखना है। तो बच्चा ये आप क्या करेंगे, इसकी रचना ऐसे लिखकर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका फोटो जरूर क्लिक कीजिए, ठीक है। और इसके लिए एक फार्मूला होता है, अपवर्तन के लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है अपवर्तनांक के लिए। क्या आपका होता है प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला, n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा m बटे 2 और बटे में क्या आएगा, साइन a बटा 2। तो इस पर दोस्तों एक क्वेश्चन आता है आपका, बड़ा आसान सा है, अभी किसी भी सेट में रहा तो उसको जरूर करवाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। तो बच्चा लोग विद्युत मोटर अभी सेट 1 में था, 2022 के सेट 1 में था तो उसमें करवाया गया है। तो उस वीडियो का लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन में रहेगा, अगर आप नहीं देखें तो जाके उसको देख लीजिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या होती है, 2 समीप स्थित कुंडली की सहायता से प्रेरित धारा उत्पन्न होने की क्रिया को समझाइए। चलिए इसको समझाते हैं हम। कैसे समझाऊं तुझे, कैसे, चलिए हम इसको समझाते हैं, समझाएंगे कैसे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आओ आओ आप लोग समझा देते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चलो बच्चा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब क्या हो गया भाई, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब हो गया कि अगर हमारे पास कोई चुंबक है, क्या है हमारे पास कोई चुंबक है, हमने मान लिया हमारे पास कोई चुंबक है, ये लो चुंबक का ध्रुव हो गया N, चुंबक से क्या निकलता है, चुंबक से क्या निकलता है, चुंबक से जादू निकलता है। कैसे निकलता है, चुंबक से निकलती है बल रेखाओं, बल रेखाएं निकलती हैं, ऐसे 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 निकलेंगी। बल रेखाएं क्या होती है, हमें दिखाई नहीं देती है, ये काल्पनिक होती है। अगर हमें दिखाई नहीं देंगी तो ये क्या होगा, जादू होगा, क्या होगा, जादू होगा। तो देखो अब क्या करेंगे, हमारे पास कोई चुंबक है और चुंबक का ध्रुव N है और यहाँ से क्या निकल रही है, काल्पनिक बल रेखाएं जो हमें दिखाई नहीं देती। अब क्या करते हैं, हम एक कुंडली को रख देते हैं, इनके बीच में एक कुंडली को रख दिया। अब कुंडली को अगर हम लोग दूर से पास लाएंगे, कुंडली को दूर से पास लाते हैं तो देखो यहाँ क्या हो रहा है कि इनकी बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है,
बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा, बल रेखाओं की संख्या में, बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन। ठीक है, अब बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो क्या होता है बच्चा, बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो एक फ्लक्स उत्पन्न होता है। क्या होता है, एक फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो यहाँ देखो सबसे पहले लिखेंगे, और अच्छा देखो बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने से क्या होगा, फ्लक्स उत्पन्न होगा या फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और फ्लक्स में परिवर्तन से क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने से क्या होती है, धारा प्रेरित होती है, धारा प्रेरित होती है। और ये जो पूरी कहानी है, पूरी परिघटना है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना या विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, लिखेंगे कि जब किसी चुंबक से या जब किसी चुंबक के पास किसी कुंडली को दूर से पास लाते हैं या पास से दूर ले जाते हैं तो इनके चुंबकीय या इनके चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने के कारण इनके फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण कुंडली में धारा प्रेरित होती है। और यह घटना जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है, यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। या इसे अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने की घटना को हम क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या लिख दें, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण, परिवर्तन होने के कारण, होने के कारण विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल को हम बोलते हैं ईएमएफ, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, बल के प्रेरित होने की घटना, के प्रेरित होने की घटना, प्रेरित होने की घटना को, होने की घटना को क्या बोलेंगे, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं या विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये हमारा क्या हो गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की डेफिनेशन हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमसे बोला गया है क्वेश्चन में कि अगर हम दो पास पास कुंडली को रख दें तो धारा उत्पन्न होने की क्रिया को समझाइए। चलिए हम लोग यही करते हैं, दो पास पास कुंडली रख देते हैं। तो अगर हम दो पास पास कुंडली रखेंगे तो क्या होगा, तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो कुंडली है, हमारे पास क्या है, दो कुंडली। एक में हमने क्या लगा दिया, बैटरी लगा दिया, एक में हमने बैटरी लगा दिया और इसको हमने, इसमें एक कुंडली है, ये क्या है, कुंडली है। और हमने इसमें एक चाबी लगा दिया, की चाबी K1। और एक दूसरा हमने क्या ले लिया है, एक दूसरा कुंडली ले लिया है और इसमें हमने क्या लगा दिया है, गैल्वेनोमीटर। एक गैल्वेनोमीटर धारा मापी, धारा मापी क्या बताएगा कि इस कुंडली में धारा है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमने दो कुंडली हमने L1 और L2 माना, दो कुंडली L1 और L2 है। पहले कुंडली को हमने एक बैटरी के साथ एक कुंजी K1 के जोड़ दिया है या एक बैटरी को कुंजी K1 के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। इसके बाद क्या करेंगे बच्चा, कि जब कुंडली से धारा का प्रवाह होता है या जब बैटरी से धारा का प्रवाह होता है तो कुंडली K1 ऑन हो जाती है। कुंडली K1 ऑन होने से यहाँ पर क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा। अब जब इस कुंडली में धारा का प्रवाह होता है तो धारा के प्रवाह से क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और जिसके कारण यहाँ से बल रेखाएं, यहाँ से बल रेखाएं दूसरे कुंडली में जाने लगेंगी और जब बल रेखाएं दूसरे कुंडली में जाएंगी तो इसके फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा और फ्लक्स में परिवर्तन के कारण दूसरे कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो ठीक है बच्चा, जब हम लोग क्या करते हैं, पहले कुंडली में कुंजी को दबाते हैं तो इसमें क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा।
अब यहाँ अगर धारा का प्रवाह होगा तो दूसरी कुंडली के जो धारा मापी है इसमें क्या होगा, थोड़ा सा विक्षेप होगा, मतलब सुई क्या होगी, थोड़ा इधर उधर जाएगी, अपने स्थान से हिलेगी। इसका मतलब हो गया दूसरी कुंडली में, जब पहली कुंडली में हमने धारा का प्रवाह किया तो दूसरे में भी धारा का प्रवाह हो गया। ये कैसे होता है इसको समझ लो। जब हमने यहाँ पर धारा का प्रवाह किया तो यहाँ से दूसरे कुंडली में धारा का प्रवाह इसलिए हो गया क्योंकि जब यहाँ पर धारा का प्रवाह होता तो दूसरे कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र के स्थापित होने से इसकी फ्लक्स रेखाओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन के कारण क्या होगा, विद्युत फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होने के कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा EMF, और जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो यहाँ से क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा। और ये धारा का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि यहाँ पर कुंडली या यहाँ पर जो कुंजी है वो ऑन है। जैसे हम लोग कुंजी को बंद कर देंगे, मतलब जैसे हम लोग पहली कुंडली में धारा का प्रवाह बंद कर देंगे वैसे इसका फ्लक्स 0 पर आ जाएगा, मतलब वैसे तुरंत ही इस कुंडली में धारा का प्रवाह रुक जाएगा। ठीक है बच्चा, तो इसको आप थोड़ा बुक से देखकर, ये पूरा कहानी है, ये पूरा आपको वही लिखना है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें, और अगले पार्ट के लिए हम लोग अगले सेशन में करेंगे। धन्यवाद।